अंत उपचुनाव, अंत उपचुनाव जिसमें को पकड़ के लाओ और बताओ कि ये क्या बोल रहा है। कांग्रेस बड़े तेजी के साथ, जो डूडी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस तेजी के साथ जीतेगी, लेकिन अभी भी हम ये चाहते हैं कि 100% बीजेपी जीतेगी। आप थोड़ा रुकिए, अभी तो 8-9 राउंड हुए, अभी तो 18 राउंड की काउंटिंग बाकी है। लगता है भाई, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप हम हार गए? अभी तो हमें बहुत टाइम लगेगा भैया। बिहार का जो टाइम है वैसा ही हमारा भी है। हम अभी रुको, मेरी बात सुनो। देखो सुमित जी, आप तो सही कह रहे हो कि चाहे वो माली वोटर थे, चाहे वो SC/ST की बात करें, लेकिन नरेश मीणा से ये उम्मीद थी कि वो कांग्रेस के वोट काटेगा, लेकिन कांग्रेस के वोट काटने की बजाय वो बीजेपी के वोट काट गया। ठीक है, ये बात भी मैं आज भी मानता हूँ, लेकिन अभी तो 18 राउंड की काउंटिंग है। तो आप आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, आरोप नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए। चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़े थे, वो सिर्फ हराने के लिए लड़ा। मेरी बात सुनो। पूरी सरकार लगी हुई थी, सरकार ने तो काम किया नहीं ना। दूसरे नंबर पे है, बीजेपी तीसरे नंबर पे। अरे बीजेपी कितनी जिस तरीके से लगातार बीजेपी विफलता। देखिए आपने अंत चुनाव को लेकर गहमा गहमी देखी होगी। ये गहमा गहमी न केवल जोधपुर में है बल्कि पूरे राजस्थान में ही यही गहमा गहमी चल रही है कि अंत चुनाव जो है वो किसके पक्ष में जाएगा। फिलहाल अभी जो देखा जा रहा है वो निश्चित रूप से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और बीजेपी दूसरे नंबर पर और अब तीसरे नंबर पर चली गई है। नरेश मीणा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। मैं अभी लेटेस्ट की अगर आपसे बात करूं, अभी तुरंत की जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में निश्चित रूप से राजस्थान में बीजेपी का पलड़ा हल्का होता जा रहा है, कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। वहीं बिहार के चुनाव की मैं बात करूं तो बिहार में जबरदस्त जो है बीजेपी लहर चल रही है। वहां बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है उसको तकरीबन 191 सीटें जो है इस वक्त बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ है। महागठबंधन जो 49 सीट लेकर जो है इस वक्त चल रही है और जन स्वराज अभी खाता ही नहीं खोल पाई। जन स्वराज जो किशोर लगातार कह रहे थे कि मैं 125 सीटें नहीं आएगी तो मैं ये जो है ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन जन स्वराज इस वक्त कहीं दूर दूर तक उनकी जो है सीट नजर नहीं आ रही है। वहीं अंता जो खास तौर पर मैं आपको लगातार अंता चुनाव की इसलिए कह रहा हूं कि अंता चुनाव जो है बड़ा टफ चुनाव हुआ था। यहाँ पूरे जो है पूरे तरीके से भाजपा जो सरकार है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है और उन्होंने हर संभव प्रयास किए थे इस सीट को निकालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि ये सीट जो है जिस उम्मीद के साथ भाजपा चाहती थी वो उम्मीद उनकी कायम नहीं हुई। मैं और भी कई जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको भी जो है जोड़ने का प्रयास करूंगा। फिलहाल जो इस वक्त की स्थिति जो देखी जाए वो कहीं ना कहीं अंता चुनाव की बहुत खराब स्थिति बीजेपी की होती नजर आ रही है। बीजेपी बहुत पीछे चल रही है। वहां जो है प्रमोद जैन भाया अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं। प्रमोद जैन भाया की अगर मैं बात करूं तो प्रमोद जैन भाया जो इस वक्त लीड लेके बैठे हुए हैं, अच्छी लीड है। मोरपाल सुमन जो है इस वक्त पीछे चल रहे हैं। अंता चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव था राजस्थान सरकार के लिए भी, और खास तौर पर जो है खास तौर पर बीजेपी का एक चैलेंजिंग था कि ये उपचुनाव अगर वो जीतती है, क्योंकि अगर देखा जाए कि 2 साल के अंदर अगर इस तरह के नतीजे अगर सामने आ रहे हैं तो ये जो है राजस्थान सरकार के लिए सोचने वाली बात है कि ये जो उनके नतीजे हैं वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार जो जिस तरीके से बड़े बड़े वादे कर रही थी, दावे कर रही थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर वहां धरातल पर नहीं आया। जिस तरीके से जनता ने अंता चुनाव के अंदर जो मत
पेटियों में डाले थे और अब वो मत पेटियों से बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अंतर चुनाव जो है इस वक्त 33,472 मतों से प्रमोद जैन भाया 7वें राउंड में 9वें राउंड में 9 राउंड हो चुके हैं, 9वें राउंड में भी बढ़त बनाए हुए हैं प्रमोद जैन भाया। यानी कांग्रेस ने बैकअप लिया है, बहुत बड़ा बैकअप लिया है और ये बैकअप जो है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी साबित होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव में जब हारी थी उसके बाद काफी डिमोरलाइज हो गई थी। अंतर चुनाव में अशोक गहलोत वहां चुनाव प्रचार में उतरे थे, सचिन पायलट वहां उतरे थे, गोविंद सिंह डोटासरा वहां गए थे, यहां तक कि तमाम बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के जो है वहां अंतर चुनाव में इस सीट के लिए लग गए थे। वहीं नरेश मीणा के लिए हनुमान बेनीवाल वहां चुनाव प्रचार करने के लिए नरेश मीणा के लिए गए थे और नरेश मीणा की अगर मैं बात करूं तो नरेश मीणा इस वक्त 26,633 मत लेकर दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। यानी वहां टक्कर जो चल रही है वो जो प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के बीच चल रही है। जो मोरपाल सुमन है, जो भारतीय जनता पार्टी से मोरपाल सुमन है, वो तीसरे नंबर पर। बड़ी शर्मनाक जो है स्थिति इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। हालांकि अभी कई जो है राउंड बाकी है, उस राउंड के बाद जो नतीजे आएंगे, लेकिन जो 9 राउंड तक की मैं बात कर रहा हूं, 9 राउंड तक बीजेपी तीसरे नंबर पर चल रही है और टक्कर जो प्रमोद जैन भाया और आपके नरेश मीणा के बीच चल रही है। बड़ा अंतर जो है सुमन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके बीच है। भारतीय जनता पार्टी जो तीसरे नंबर पर, सरकार पूरा लाजमा वहां लगाता, पूरे बड़े बड़े दिग्गज वहां गए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 बार वहां रोड शो किया था, वसुंधरा राजे वहां पूरे चुनाव में लगी रही, लेकिन उसके बाद भी जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए डरावने हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में जो परफॉर्मेंस रही वो कहीं ना कहीं बहुत जो है निम्न स्तर की नजर आ रही है। जिस तरीके से 9 राउंड के जो नतीजे आए उस नतीजे के अनुसार मैं बात कर लूं, मोरपाल सुमन जो है तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। अभी भी मतगणना जारी है, 9 राउंड पूरे हो चुके हैं, 10वां राउंड चल रहा है। हमारे साथ और भी कई जो है दिग्गज जोड़ेंगे। मैं राकेश जी आपको एक बार फिर से मैं जोड़ना चाहूंगा, आइए मेरे पास। हमारे साथ राकेश जी फिर से जुड़ने के लिए तैयार है। राकेश जी, क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ वहां मैदान में उतरी थी, लेकिन तीसरे नंबर पर रहना, अभी प्रमोद जैन भाया 1 नंबर पर चल रहे हैं, नरेश मीणा दूसरे नंबर पर और मोरपाल सुमन तीसरे नंबर, क्या लगता है आपको, क्या कहाँ चूक रह गई? रूडी साहब मेरी बात सुनिए, अभी तो मैंने जैसे पहले भी शुरुआत में भी कहा है कि अभी जो रुझान है 8 और 9वां राउंड हुआ, अभी तो पूरी काउंटिंग होने दीजिए। कई बार क्या है कि जब खींचतान वाली स्थिति होती है, जब 3 उम्मीदवार होते हैं, कंटेस्ट फाइट होती है, तो उस समय कई बार मार्जिन बहुत कम हो जाता है सीटों का, वोट बैंक का। जैसे 200 सीट, 200 वोट है, 400 वोट है, तो अभी तक पूरी काउंटिंग होने दीजिए। जब काउंटिंग होगी तब पूरा परिणाम सामने आएगा, जब कह सकते हैं कि भाई कौन कहाँ रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार पर इस बार अशोक गहलोत का जादू चला है। जिस तरीके से अशोक गहलोत लगातार माली वोट बैंक की हम बात कर रहे थे, 20% के आसपास जो अंतर की सीट पे माली है, और इसी उद्देश्य से भाजपा ने भी मोरपाल को वहां पे उतारा था कि कहीं न कहीं माली वोट बैंक जो है उनको पूरा मिल जाए। लेकिन अशोक गहलोत को कांग्रेस ने वहां बेचकर कहीं न कहीं जो माली वोट पर है उस पर सहन लगी है, और इससे क्या खामियाजा संभवतः अभी तक जो राउंड आए उसके अकॉर्डिंग बीजेपी नहीं। अगर 3 राउंड जो 9 राउंड की बात करूं तो 10,000 का अंतर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पीछे चल रहे हैं, मोरपाल सुमन शुरुआत के पहले और दूसरे राउंड में जरूर आगे चले थे, बाकी लगातार जो 9 राउंड हुए उसमें पीछे चल रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इतना कुछ करने के बावजूद। देखो ड्यूटी साहब, ये बात तो है कि कई बार 2 राउंड में आप आगे हो, कई बार 2 राउंड में वो आगे है, तो ये तो चलता रहता है जब तक पूरे राउंड नहीं होता। कई बार हमने देखा है, हर आमतौर पर काउंटिंग देखते हो आप, शुरू में जो रुझान आता है तो रुझान बढ़ते हैं, धीरे धीरे जैसे काउंटिंग बढ़ती है वैसे वैसे कई बार आगे पीछे चलते हैं। हाँ, 10,000 वोट बैंक हो तो 10,000 वोट भी कोई ज्यादा बड़ा कोई भी एक अगर एक दौर चले ऐसा, वहां के सारे वोटर इनके फेवर में चले जाए तो ये 10,000 का मार्जिन भी लीड कवर हो सकता है। लेकिन अब पूरा परिणाम आने दीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा। बिल्कुल, पूरे परिणाम आने दीजिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, अभी बहुत राउंड और बाकी है।
हम एक और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है सुमित जी देवड़ा, जो इस पूरे अंतर चुनाव में काफी जो है डीप तक गए हैं, इन्होंने बहुत कुछ वहां निकाला और वहां की हर एक स्थिति के बारे में जानते हैं। सुमित जी, आप क्या मानते हैं कि ये जो अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं वो किस तरीके से? देखिए, अभी तक जो नतीजे हैं उसमें हालांकि जिस तरह के सोशल मीडिया पर एक बात कही गई थी और प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया गया था, नारे दिए गए थे प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन वे कभी जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो वायरल हुए वैसे ग्राउंड पे धरातल पे उनकी स्थिति नहीं देखी गई है। और ये परिणाम ये साबित कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इससे पहले 4 बार चुनाव हो चुके हैं और 5वीं बार उपचुनाव हो रहा है। 2008 में सबसे पहले चुनाव हुआ और 5वीं बार जब चुनाव हो रहा है तो प्रमोद जैन भाया 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए कितना अनुभव है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट बार बार इसमें परिवर्तित किए हैं। पहले जो है प्रभुलाल सैनी जो है यहाँ से विधायक रहे थे। सबसे पहले जो है भाजपा के किसी और को टिकट दिया गया था, फिर प्रभुलाल सैनी को दिया गया था। उन्होंने जीत दिलाई थी प्रमोद जैन भाया के खिलाफ, लेकिन वह इतनी बड़ी मार्जिन से जीत नहीं थी। 2018 में प्रभुलाल सैनी हारे। इसके बाद में कंवरलाल मीणा को टिकट दिया गया, उन्होंने जीत हासिल की तो भी मार्जिन ज्यादा नहीं रहा। अब जब प्रमोद जैन भाया के अनुभव को कोई हरा नहीं पाया है, यह परिणाम जो है यह साबित करता है। देखिए, नरेश मीणा की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा और ये अंता विधानसभा की चर्चा ही नरेश मीणा के लिए हो रही है। किस तरह से इस पूरे चुनाव को जो है इन्होंने त्रिकोणीय बनाया। माना जा रहा था कि जो नरेश मीणा है यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं या फिर कांग्रेस के वोट काटेंगे, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के बजाय जो है भारतीय जनता पार्टी के वोट काटे हो। देखिए, नरेश मीणा जो है 4 बार 4थी बार चुनावी रण में है। इससे पहले उन्होंने देवली उनियारा में उपचुनाव लड़ा था। इससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में जो है उन्होंने छबड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा। छबड़ा में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, 42,000 वोट लेके आए थे वो। और देवली उनियारा की बात करें तो 59,000 वोट लेके आए। और देखिए, दोनों जगह वो दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस को तीसरे नंबर पे किसका दिया था, ऐसा माना जा रहा था, जैसे दूसरे नंबर ज्यादा से ज्यादा। देखिए, और सब इन सभी में जो है एक बात जो यह सिद्ध हो गई कि फलोदी सट्टे बाजार ने जो कयास लगाया था कांग्रेस का, कहीं ना कहीं वो सही होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, एक बार फिर से साख बनती हुई दिखाई दे रही है। फलोदी सट्टा बाजार सट्टे का आकलन करता है, इसका मतलब ये हुआ आप जिस तरीके से कह रहे हो कि फलोदी सट्टा बाजार। देखिए, हम किसी भी सट्टे को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, हम किसी भी सट्टे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें जिस तरह की भविष्यवाणी की गई थी वह कहीं ना कहीं सही साबित हुई। और बिहार के चुनाव में जो आप देख रहे हैं उसमें भी कई सीटों पे जो है बिल्कुल सही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले कुछ चुनाव में जो है फलोदी सट्टा बाजार जो है इतना सही नहीं साबित हुआ, लेकिन इस बार की बात करें तो बिल्कुल जो है जो आकलन किया गया था वो सही गया है। और बीजेपी जितने हाशिए पर इस पे आई है उतनी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा आप सुमित जी क्या वजह मानते हैं, प्रभारी ठीक नहीं भेजा बीजेपी ने वहां पे? क्योंकि बीजेपी ने तो पूरा दमखम लगाया, मुख्यमंत्री खुद आ गए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मैदान में उतारा गया, मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो वहां के प्रभारी थे वो उचित नहीं थे, या तो कैबिनेट मंत्री जोगाराम जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए वो परफॉर्म नहीं कर पाए। देखिए, प्रभारी किसी को भी बनाया गया हो, चाहे जोगाराम जी पटेल को बनाया हो, क्यों राजेंद्र सबसे ज्यादा वोट कास्ट जो है माली समाज के हैं, और राजेंद्र जी गहलोत को भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तो ऐसा लग रहा था वहां चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 12 जिले में ये आती है कॉन्स्टिट्यूंसी, और 12 और झालावाड़ मिलकर एक लोकसभा बनती है, जहां से 5 बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सांसद रह चुके हैं और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह भी सांसद रह चुके हैं। देखिए, उनके हाथ में कमान थी, इसके बाद में भी ये स्थिति क्यों आई, यह समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से 2 साल में ही सत्ता विरोधी लहर जो है देखने को मिल रही है। इस पूरे चुनाव परिणाम में जो है साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो स्थिति पैदा हुई है, कहीं न कहीं लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है। लेकिन यह भी साबित हो रहा है कि अभी जो राजस्थान की जनता है वह तीसरे मोर्चे के बारे में इतना विचार नहीं कर रही है। जिस तरह की बात हनुमान बेनीवाल करते आ रहे हैं
जिस तरह से बीजेपी पार्टी आदिवासी क्षेत्र में करती आ रही है, मेवाड़ में करती आ रही है, तो कहीं ना कहीं जनता अभी भी अगर विकल्प देखती है सत्ताधारी पार्टी के, तो विपक्ष के तौर पर मुख्य पार्टी या तो कांग्रेस जब विपक्ष में होगी तो कांग्रेस की तरफ देखेगी, या बीजेपी विपक्ष में होगी तो बीजेपी की तरफ देखेगी। तो कहीं ना कहीं जनता का रुख भी देखने को मिला है। जनता का रुख ये स्पष्ट हो गया कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आजादी के बाद से लगातार चुनाव हुए हैं, ये तय होता है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं बन पाएगा, चाहे वो आप कोशिश कर रही हो, चाहे हनुमान बेनीवाल कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जिस तरीके से हर बार नकारा, ये सत्य है। विधानसभा चुनाव में कभी 6 सीटें बसपा को मिली होगी, लेकिन 10 से ज्यादा सीटें आमतौर पर किसी भी पार्टी तीसरे मोर्चे की पार्टी को नहीं मिली है। चाहे वो बसपा की बात करो, 5 देखिए आती है, इधर बांसवाड़ा साइड ट्राइबल बेल्ट की बात करो तो 2-3 सीट आ गई है, इधर हनुमान बेनीवाल की बात करो तो निश्चित रूप से ये बात तय है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा राजस्थान की जनता तीसरे मोर्चे को कभी पसंद नहीं कर सकती। हाँ, हो सकता है कभी उनका उम्मीदवार पसंद का नहीं रहा हो तो निर्दलीय की सीटें जरूर 15 से 18 तक भी गई है राजस्थान में, लेकिन तीसरे मोर्चे को तो स्पष्ट स्वीकार नहीं करती है जनता, स्वीकार नहीं करती। केवल ये भाजपा और कांग्रेस पर ही जनता का विश्वास है और इनके भरोसे ही सरकार चलने वाली है। क्योंकि आपने ये बात की तो मेरा एक सवाल है इस चुनाव से, क्योंकि नरेश मीणा चौथी बार चुनाव में है, पिछले 2 चुनाव उन्होंने लड़े, अच्छा परफॉर्म किया, और इसमें भी अगर परफॉर्मेंस की तरह देखा जाए तो अच्छा परफॉर्म करे क्योंकि वे दूसरे नंबर पर है। इस बार बीजेपी को उन्होंने तीसरे नंबर पर खिसका दिया। तो आपको क्या लगता है नरेश मीणा को इस चुनाव से क्या सीख लेनी चाहिए? निश्चित रूप से नरेश मीणा युवा है, अभी जोश बाकी है उनमें, और लगातार जिस तरीके से वो हार रहे, तो हो सकता है कि सीख तो यही है कि चुनाव जीत सकते हैं, जैसे कि मैंने ये अनुभव भी देखा है। आपने एक विधानसभा का नाम सुना होगा कि एक विधानसभा का नाम सुना होगा, पाली विधानसभा, ठीक है ना, वहां पर एक आपने नया रिकॉर्ड देखा होगा। 1993 में एक बार निर्दलीय उम्मीदवार भीमराज भाटे जीता था, ठीक है, निर्दलीय के रूप में, जब कांग्रेस बीजेपी दोनों सामने थे, उसके बाद वो निर्दलीय सीट निकाल के लाया। उस समय से उनको ये लगता था कि मैं ये सीट जीत सकता हूँ, तो उन्होंने कई बार निर्दलीय फाइट किया, और आमतौर पर बीजेपी और भीमराज भाटी के बीच में डायरेक्ट फाइट रही है लगातार 5 बार की मैं बात करूं। भीमराज कभी निर्दलीय आता तो 5-7 से हारता, कांग्रेस उसको खड़ा कर दी तो भी 5-7 से हारा था। लेकिन इस बार 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस ने फिर भीमराज भाटी पर विश्वास जताया, और पहली बार 5 चुनाव के बाद भीमराज भाटी ने भाजपा को हराया है। तो इसलिए अभी ये कह नहीं सकता कि नरेश मीणा के लिए भी जीवन समाप्त हो गया, 4थी बार हार गए तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो भीमराज भाटी 5 बार चुनाव हारा था, लेकिन उसके बाद 6ठी बार जीता ना। लेकिन उनका वक्तव्य है कि इस बार मैं हार गया तो अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस की तरफ जाएंगे आप, क्या किस तरह से रहेगा? इसमें प्रयास करना चाहिए। देखो, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि उन्हें कांग्रेस में जाना है या बीजेपी में जाना है, क्योंकि उनका वोट बैंक है, वो किस तरफ झुकता है, कांग्रेस की तरफ या बीजेपी, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। बाकी मेरा ये कहना है कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। चुनाव है, हार जीत होती रहती है, लेकिन अभी उनको इतनी जल्दी इस कम उम्र में हार मानने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से नरेश मीणा की पॉलिटिक्स रही है, बयानबाजी, सीधे आरोप, एकदम जो सीधे आरोप लगाते हैं किसके ऊपर, जगह का नाम लेके आरोप लगाते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, इस व्यक्ति ने इतना भ्रष्टाचार किया, आंकड़ों के साथ आरोप लगाते हैं इस तरह से, तो क्या जनता, मेरी बात सुनो, ये आंकड़ों पर भ्रष्टाचार, ये पिछले 5 साल से एक नया ट्रेंड आया सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया का ट्रेंड आने के बाद ये हुआ कि मैं आप पे डायरेक्ट आक्षेप लगा रहा हूँ, चाहे वो आंकड़ों के सहित लगा रहा हूँ, लेकिन जनता पर उसका इफेक्ट नहीं करता है। वो मानसिकता चुनाव वाले दिन जब मतदान शुरू होता है उस दिन, उसकी रात को क्या मानसिकता होती है, सुबह वोट के समय क्या मानसिकता होती है। क्योंकि आपने ये भी देखा है कि अशोक गहलोत जब 1998 में आया, खूब काम किया, लेकिन 2003 में वसुंधरा बीजेपी की सरकार बन गई, बीजेपी को मौका दिया सरकार जनता ने। फिर 2008 में 8 तक वसुंधरा राजे ने भी खूब काम किया, लेकिन फिर 8 में कांग्रेस जीत के आ गई, और 8 से 13 कांग्रेस रही। 13 तक अशोक गहलोत ने पूरा प्रयास किया कि ये केंद्र प्रकार मेरी सरकार आए, लेकिन फिर 13 में बीजेपी की सरकार आई। तब 18 से 23 का जो कार्यकाल अशोक गहलोत का था, उसने पूरा अपना सरकार बचाने का काम किया, जिस तरीके से वो मालेसर की घटना, लेकिन कई योजनाओं की तारीफ भी हुई, कई योजनाओं की तारीफ भी, उन्होंने अपनी सरकार को बचाने का भी काम किया। उन्होंने भी एक दिमाग में ले लिया था कि जनता का मूड कब बदलेगा ये कोई नहीं कह सकता। कितना भी विकास करा लो, कितना भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा लो, जनता का जिस दिन मतदान के दिन क्या रुझान रहेगा वो जनता ही तय करती है। कोई पार्टी तय नहीं करती है कि आप या हम तय करेंगे कि ये वोट कहाँ जाएगा, वो जनता ही तय करती है। तो ये अशोक गहलोत ने भी मान लिया था जो 23 का चुनाव हुआ था। ऐसे में बीजेपी फिर सत्ता पे आ गई। तो मान सकता हो कि जनता तय करती है। तो इसलिए आपके ये आक्षेप लगाना या सोशल मीडिया पे केवल हवा बनाना, सोशल मीडिया की हवा तो बनी ना, प्रमोद भाई जैन के खिलाफ बनी थी ना,
तो फिर आज आगे क्यों चल रहा है वो? कोई तो बड़ा इंटरव्यू भी नहीं देखा गया प्रमोद जैन भाया का, किसी वक्तव्य आरोप भी नहीं लगाया गया। सोशल मीडिया पे किसी पे आरोप लगाना, एक वीडियो जरूर वायरल हुआ था जिसमें क्या कि एक भी साबित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते। ये कह लो एक हवा बनाया गया है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके से टीका टिप्पणी के लिए आक्षेप लगाए जा रहे, उससे चुनाव जीता जाते हैं। तो हनुमान जी बेनीवाल लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी सीटें भी कम होती जा रही है। तो केवल आक्षेप नहीं, आपको धरातल पे काम करना होगा, जनता के बीच जाके खड़ा होना पड़ा। नरेश मीणा बाहर ही उम्मीदवार है, कहीं ना कहीं तो मान के चलो आप। पर ये लग रहा था कि जिस तरह से नरेश मीणा आगे जा रहे थे, सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी मिल रही थी, अलग अलग लोगों जाके सोशल मीडिया पे इतने पॉपुलर है, माना जा रहा था कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने राइज किया राजस्थान की जो पॉलिटिक्स में, उस तरह से नरेश मीणा भी जो है हाड़ौती क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है राइज करेंगे। देखिए रविंद्र सिंह पार्टी पश्चिम में, सोशल मीडिया से अगर चुनाव होता तो फिर बांसवाड़ा में जो ट्राइबल पार्टी है वो सोशल मीडिया का उपयोग थोड़ी कर रही है। वो तो उन जनता के बीच में है ना, उन गरीबों के बीच में है, जब भी तो ट्राइबल पार्टी आगे बढ़ी है, जब भी तो उसकी सीटें आई, उनका सांसद भी बना है, विधानसभा के बाद उन्होंने सांसद भी दिया है। तो कहीं ना कहीं जनता की मानसिकता जनता के बीच रहने से, उनके साथ रहने से तय होती है, सोशल मीडिया से तय नहीं होती है। सोशल मीडिया से तय होता तो रविंद्र सिंह भाटिया आपके लोकसभा चुनाव नहीं हारता। जब वो विधायक बना तो फिर लोकसभा चुनाव में क्यों खड़ा हुआ? सोशल मीडिया से जीतना तो वो भी जीत जाते ना। तो सोशल मीडिया कभी आपको चुनाव नहीं जिताती। ये तो केवल एक पॉपुलैरिटी का साधन हो सकता है। आप जनता के बीच अपना भावनाएं प्रकट करते हो सोशल मीडिया से, लेकिन वोट तो जनता ही देगी। इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वे सर्वा वही रहेगी। आने वाले पहले भी वही थी, आज भी वही और आगे भी वही रहेगी। कोई अगर ये मन में सोच ले कि मैं जनता को खरीद सकता हूँ, प्रलोभित कर सकता हूँ, तो ये नकार दिया जाएगा जनता द्वारा। कहीं ना कहीं वैसे ये लोग भी मतदान करते हैं जो कभी सोशल मीडिया पे नहीं होते, घरों में रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, जो रोज 9 to 5 ऑफिस जाते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, वो लोग भी हालांकि वो सब कुछ देख रहे होते हैं, जब मतदान करने की बारी आती है तो वो मतदान करने पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो मत होता है वो बहुत महत्व रखता है। और यही कारण है कि परिणाम जो है सोशल मीडिया पर जो हवा बनता है उससे विपरीत देखे जाते हैं। क्योंकि माना जा रहा था कि नरेश मीणा टक्कर में है, पर मोरपाल सुमन जो बीजेपी के पहली बार कैंडिडेट है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस तरह से वहां प्रचार कर रही थी, 2 रोड शो किए, ऐसा माना जा रहा था कि वो मजबूत स्थिति में है और काफी प्रबल थे। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि नरेश मीणा जो है कांग्रेस के वोट तोड़ेंगे इस पूरे जो चुनाव में है, तो क्योंकि वे कांग्रेस से अलग होकर ही आए हैं। और यहाँ तक कि अशोक गहलोत ने तक कहा मंच से कि ये बताओ पहले तो आपके अंता के उपचुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिल्कुल कंवरलाल मीणा की सदस्यता जाने के कारण। तो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था या क्या आरोप था? वो दंडित तो हुए ना कहीं कहीं। तो बिल्कुल, उन्होंने 20 साल पहले जो है चुनाव अधिकारी पे बंदूक तान दी थी। बंदूक तानी थी ना, तो कहीं ना कहीं जनता पे वो नैरेटिव तो था ना, इस तरीके से जो है उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, जो अधिकारियों पर भी बंदूक तान देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव शेयर था जनता के बीच में। अब ये तो पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को खड़े करके अपने आप को जिताने का प्रयास करिए, लेकिन जनता के बीच तो नैरेटिव वही था कंवरलाल को लेके कि भाई आप 20 साल पहले भी अधिकारी के ऊपर भी बंदूक तान सकते हो, तो आम जनता का क्या हाल होगा उस क्षेत्र में? तो नेचुरल रहेगा कि आप जनता उसके खिलाफ ही अगेंस्ट वोटिंग करेंगे। आप बोले भगवान को उतार देते पार्टी, तो भी जनता का नैरेटिव आप बदल नहीं सकते केवल रोड शो करने से या प्रलोभित करने से जनता। और जिस तरीके सोशल मीडिया की आप बात करते हो, सोशल मीडिया क्या है? 5 या 10% सोशल मीडिया देखते हैं। जो एजुकेटेड आप जो कह रहे हो, जो यूथ है आज की डेट में 18 जो साल का वोटर है, वो पढ़ाई की ओर ध्यान देता है। वो 12वीं या 13वीं या ये कॉलेज में पढ़ता है, वो बच्चा पढ़ाई के ध्यान देगा क्या दिन भर सोशल मीडिया पे दिन भर टीवी देखता रहेगा? वो बच्चा जो अपने एजुकेशन की ओर जो सचेत है, वो बच्चा एजुकेशन ही करता है। सोशल मीडिया वो लोग 5-10% यूज ले रहे हैं, जो बच्चे कम पढ़ाई करते हैं, उनका ध्यान सोशल मीडिया पर रहता है, वो एक्टिविटीज पे रहता है, वो सोशल मीडिया। और वो वोटर कम होते हैं, नेचुरल एजुकेटेड वोटर है, वो नेचुरल रूप से अपना मत तय करते हैं, चाहे वो कांग्रेस को दे चाहे बीजेपी को दे, ठीक है। और जो पढ़ी लिखी जनता है वो नैरेटिव शेयर करती है कि मुझे किसको वोट देना। तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया से ये हो गया वो हो गया वो हो गया। सोशल मीडिया को युवाओं को नकार नहीं सकता, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे युवा ही रहता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं युवाओं को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जो एजुकेटेड युवा है, जो अपने भविष्य के प्रति जागरूक है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है, अपने करियर पर फोकस करता है। सोशल मीडिया मतदान करने वो भी जाता है, तो उसके दिमाग में एक मेरा बेहतर भविष्य कौन सी सरकार दे सकती है, कौन सा उम्मीदवार दे सकता है, वो उसमें फोकस रखता है। सोशल मीडिया पे नहीं रखता कि नरेश मीणा ने क्या कहा, नरेश मीणा ने वो कहा दिया, उसने वो कह दिया। ऐसे नहीं जीता जाता है। प्रमोद भाया
जैन भी कोई कम राजनीतिक हस्ती नहीं थी, उसका भी बैकग्राउंड देखिए आप। बिल्कुल 2008 में उन्होंने 29,000 वोटों से जीत हासिल की थी, 2018 में जो है 34,000 वोटों से जीत हासिल की थी। 10वां राउंड हो गया, उसमें भी वो प्रमोद जैन भाया आगे चल रहा है। तो चलेगा ना भाई, वो भी तो मंत्री। मैंने क्या कहा, लगातार जिस तरीके से प्रमोद भाया जैन ने उस क्षेत्र के लिए काम किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस ने उसका उम्मीदवार बनाया, पहले भी उसे उम्मीदवार बनाया गया था, वो जीते भी हैं, एक दो बार चुनाव। देखिए प्रमोद जैन भाया की आप बात कर रहे हैं क्योंकि प्रमोद जैन भाया मजबूत कैंडिडेट है, पर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की इस जीत में और प्रमोद जैन भाया की इस जीत में वास्तव में किसकी जीत, सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की, गोविंद सिंह डोटासरा की, किसकी जीत मानते हैं इसमें? इस जीत में जहां तक होता है कि संयुक्त समर्थन होता है, केवल डोटासरा को अकेले को ये क्रेडिट देना भी उचित नहीं है, सचिन पायलट को भी देना उचित नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अशोक गहलोत को ज्यादा क्रेडिट जाता है क्योंकि माली वोट बैंक जिस तरीके से आप कह रहे हो 20% है, तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने अपना जादू चलाया है वहां पर। जिस तरीके से बिहार में अशोक गहलोत गए थे, प्रयास किया, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट भी माली सैनी माली थे जी, लेकिन अशोक गहलोत गए थे बिहार में भी, लेकिन बिहार में जादू नहीं चला। लेकिन कहीं न कहीं आज भी माना जाता है कि राजस्थान में उनका जादू चलता है और संभवतः अंता में भी उनका जादू चला है। तो इसलिए केवल अकेला सचिन पायलट ने वहां कुछ किया या डोटासरा ने किया, तो सचिन पायलट भी बिहार में है, क्या आपको लगता है उनका भी जादू नहीं चला? प्रभारी तो राजस्थान के सब फेलियर हो क्या है, आप ये प्रभारियों की बात मत करो। प्रभारी के तो गए थे ना पंजाब चुनाव में, गए थे ना यहाँ से राजस्थान से, चाहे वो हरीश चौधरी की बात करो, चाहे आपके केंद्रीय मंत्री की बात, क्या जीता क्या गया पंजाब में? आप सरकार बना के बैठे ना, तो प्रभारी लगाने से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता के बीच रहने वाले लोग, जनता के बीच रहने वाले उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। आप क्यों हारी दिल्ली में फिर इस बार? दो बार तो दिल्ली में आप जीती ना। हरियाणा में सतीश पूनिया चुनाव जीता के लाया। प्रभारियों से चुनाव जीते जाते, देखो वो जाट है और जाट वोट बैंक था वहाँ पे। यही तो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत माली है और वहाँ मालियों का जो है 20% मत है। तो अशोक गहलोत भी तो पहले भी दावा कर रहे थे 40%। राजस्थान में फिर सरकार क्यों नहीं बनी अशोक गहलोत के बलबूते पे? आप अगर अशोक गहलोत को पूरा क्रेडिट दोगे तो उसमें हम क्रेडिट नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि उनका कहीं ना कहीं नहीं, पर देखिए अशोक गहलोत की बात हो रही है, सचिन पायलट की बात हो रही है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट किया, हमेशा बीजेपी की बात होती रही थी, जिस तरह से BLO नियुक्त किए पूरे अंता में, और उन्होंने नरेश मीणा की वापसी को पूरी तरह से नकार दिया कि वो अपना जिस तरह से, क्योंकि बाकी नेताओं की अभी 6 साल से पहले निष्कासन वापसी हुई है, मेवाराम जैन की बात करें, अमीन खान की बात करें, नरेश मीणा भी वापिस आना चाहते थे, टिकट लेना चाहते थे, हालांकि सुखजित सिंह रंधावा ने साफ मना कर दिया और खासकर गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ नकार दिया। यहाँ तक कि आपने इंटरव्यू लिया था और उनसे पूछा था। देखिए, कांग्रेस इस चुनाव के जो विधानसभा चुनाव में हारी है उसके बाद कहीं न कहीं सबक लिया है। लगातार जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा धरातल पर काम करे, माइक्रो मैनेजमेंट पे काम करे, इस बार एक बार दो बार आपने भी सुना होगा, मैंने भी जिस तरीके से उनसे इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि अब हम धरातल पर काम कर रहे हैं। जो BLO अगर 3 मीटिंगों में नहीं आता है, जो पदाधिकारी 3 मीटिंगों में नहीं आता है, तो निश्चित रूप से उसको पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो उसके बाद कहीं न कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो पहले कहते थे केवल दरी बिछाने वाले लोग, अब वो भी सक्रिय हो गए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो उसके बाद उसका असर देखने को मिल रहा है ना, आपको देखिए लगातार कांग्रेस आप कर रही है। और सबसे बड़ी चिंता अंता सीट की नहीं है, अंता सीट तो आई और गई, एक सीट है। अब इसके बाद आगे क्या, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव है, पंचायत समितियों के चुनाव है, नगर निगमों के चुनाव है, और अगर यही रहा और बड़े बड़े नेताओं का साथ का क्या, कहीं न कहीं बीजेपी को अब सोचना होगा, मंथन करना होगा, क्योंकि एक अंता के अगर चुनाव हारते हैं तो उसका नैरेटिव सेट होगा विधानसभा के बाद निकाय के चुनाव पर। और नगर निगम 3 बड़े हैं आज की डेट में, चाहे बात करें जयपुर की, जोधपुर की, कोटा की, जहाँ 2-2 नगर निकाय होया करते थे, अब उनको आपने 1 कर दिया है। तो अब बीजेपी के सामने तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो नगर निकाय चुनाव में किस हैसियत से जाएगी, क्योंकि वो अंता की एक सीट निकाल नहीं पाए। सारा मैनेजमेंट लगा दिया, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष, चाहे मुख्यमंत्री, सभी मंत्री जाके प्रचार करने लगे, सारे मंत्री प्रचार कर चुके थे, उसके बावजूद भी एक प्रमोद भाया जैन को हरा नहीं पाए ये लोग, तो फिर नगर निकाय चुनाव कैसे जीत पाएंगे? तो उसके लिए बीजेपी को 2-2 रोड शो मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि वसुंधरा राजे और भजनलाल जी एक पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही गाड़ी में दिखाई दिए। चुनाव विधानसभा के जब मुख्यमंत्री का घोषणा हुई थी तो वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची आई थी, कहा जाता है उन्होंने उस पर्ची के बाद जिस तरीके से लगातार हनुमान बेनीवाल भी कह रहे हैं पर्ची खा जाते तो क्या होता, तो खा के अपना नाम ले लेते। अरे भाई, खा के पर्ची खा के नाम ले लेते, लेकिन पार्टी ने जहां से ऊपर से पर्ची भेजी उनको कैसे नकार दिया आपने? तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ये दूरियां कम हुई वसुंधरा राजे, क्योंकि वसुंधरा राजे की भी साख दाव पे थी। आपने जिस तरीके से कहा कि बारा और झालावाड़ मिलाकर लोकसभा का क्षेत्र बनता है और उनके पुत्र वहां से दुष्यंत सिंह जो भी है वो सांसद है, तो उनकी साख भी दाव पर थी। निश्चित रूप से उन्हें ये साबित करना था कि आज भी मेरा जलवा बरकरार है, लेकिन ये अंता की सीट हारने से अब उनको भी कहीं न कहीं सोचना होगा
कि अब जलवा बरकरार है तो विधानसभा में कैसे हार गए, और नगर निगम चुनाव को लेकर अब क्या करेंगे ये बीजेपी। नहीं, पर आपको लगता है कि जो नरेश मीणा है उन्होंने जो है अतुल प्रधान को बुलाया और हनुमान बेनीवाल को बुलाया, कोई वोट का फायदा हुआ है या वास्तव में आपको लगता है कि जो दूसरे नंबर पे वो चल रहा है कहीं ना कहीं वोट। इस मुद्दे पे तो डूडी साहब पहले कह चुके हैं कि निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे को राजस्थान में पसंद नहीं किया जा रहा है। 1952 से लेकर अब तक के जो चुनाव हुए तीसरे मोर्चे को नकारा जाता है राजस्थान में, तो ये मान के चलो जब तीसरे मोर्चे को नकारा जाता है तो नरेश मीणा जीतने की उम्मीद लेकर कैसे खड़े हो गए। पर बिहार और यूपी की राजनीति से राजस्थान की राजनीति थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से लोग इस तरह की बिहार की राजनीति और राजस्थान की राजनीति में फर्क है। वहाँ बिहार में आरोप प्रत्यारोपों से चुनाव चलता है, राजनीति भी चलती है, लेकिन राजस्थान के लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं सरकार से। तो जब इमोशन जुड़े होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप नहीं चलते। इमोशन में ये देखा जाता है कि बेहतर कैंडिडेट कौन है, उनके लिए क्या लाभ कर सकता है, वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए इमोशन जुड़े हुए हैं, इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी से इमोशन रहेंगे। थर्ड फ्रंट की कभी भी आवश्यकता राजस्थान में महसूस नहीं की जाएगी। अब पार्टी उम्मीदवार चयन में कहीं गलती करती है तो वो पार्टी की गलती है। तो नेचुरल है कि यहाँ बीजेपी को बहुत कुछ सोचना था उम्मीदवार चयन करने से पहले, मोरपाल को उतारने से पहले। अगर प्रभुलाल सैनी जिस तरीके से नहीं, पर बीजेपी को पहले से जो है प्रभुलाल सैनी को लेकर विरोध चल रहा था, क्योंकि हमेशा बाहरी कैंडिडेट, कंवरलाल मीणा भी बाहर से, प्रभुलाल सैनी भी बाहर से, वे चाहते थे स्थानीय कैंडिडेट आए और मोरपाल स्थानीय कैंडिडेट थे। तो ऐसे में और वसुंधरा राजे की पसंद भी थे, तो ऐसे में कैंडिडेट में तो कोई ऐसा वसुंधरा राजे की पसंद थे, भजनलाल जी की पसंद थे, मदन राठौड़ की पसंद थे या मेरी पसंद थे, उससे चुनाव नहीं जीता है। पसंद उस जनता की क्या है, उससे चुनाव जीता जाता है। वोट वो जनता देती है, कोई प्रधान मुख्यमंत्री ने, एक्स मुख्यमंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष ने ये वोट नहीं देता। आप लोगों को लगता है जनता देती है, और जनता आपकी बात 100% सहमत है कि जनता चेहरा देखती है, जिसके कारण कांग्रेस सरकार गई थी। ये बात तो सही है। आप मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जनता को, जो जनता है वोट वो देती है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ये वोट नहीं देते हैं। इनको तो पसंद आ गया कि ये पसंद आ गया, ये कैंडिडेट हमारा, तो उससे चुनाव तो नहीं जीता। और वो तो देखा ना आपने, इससे पहले लोकसभा में देख लो ना, 11 सीटों पर कांग्रेस इस बार जीती है ना। बीजेपी की सीटें कम हुई ना 25 में से। वो चुनाव में लगातार 25 सीटें मिली आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट किया था जनता ने। लेकिन इस बार उसको भी नकारा, 11 सीटें कांग्रेस को दे दी आपने उठा के। तो अब वो जमाना धीरे धीरे लोकतंत्र में खत्म हो रहा है कि एक चेहरा ही चलेगा, एक आदमी ने कह दिया कि ये खड़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अब जनता तय करेगी कि कौन चाहे उनका उम्मीदवार कैसा होगा, उनका भविष्य तय उम्मीदवार करता है, तो वो जनता ही उसका उम्मीदवार भी तय करेगी। नहीं, पर नरेश मीणा पर्ची से नहीं, इस चुनाव में ये तो मानते हैं ना, ये तो मानते हैं ना, नरेश मीणा का कहीं ना कहीं राइज हुआ है इसमें, देखिए नेता के रूप में, चुनाव लड़ने के रूप में। आप जिस तरीके से, ये नरेश मीणा का राइज सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, ठीक है। और सेकंड, आपने कहा कि 19.5% वोट SC/ST के थे, मीणा वोट बाउल। तो मीणा वोट बाउल है तो निश्चित रूप से उनको थोड़ा सा राइज मिला। जिस तरीके से टॉक में गुजर वोट बैंक और वो मिला, तो सचिन पायलट को भी राइज मिला था ना। तो जहां स्थानीय वोटर होगा उसको राइज मिलेगा, तो उसको राइज मिला नरेश मीणा को। इसका मतलब ये तो तय नहीं हो गया कि पूरी जनता उसके पास दूसरे नंबर पे है ना। पूरी जनता तो उनके फेवर में नहीं है ना। कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि उनका कोर वोटर बैंक है वो उनके पास रहता है। आज कांग्रेस अगर शुरू करती है तो 15 या 20% के बाद शुरू करती है, 15 वोट के बाद उसकी गिनती शुरू होती है। बीजेपी की 20 के बाद शुरू होती है। नरेश मीणा की तो 1 से शुरू होती है ना भाई। तो जब 1 से शुरू होती है तो वो बीच में आया ना, तो जीत की उम्मीद तो होती नहीं ना। जब आप कह चुके हो पहले भी 3 चुनाव हारा है, तो लगातार हारता जा रहा है, लेकिन मेहनत रंग लाई, ये कह सकते हैं इसका मतलब। हाँ ठीक है, जनता के बीच उसका विश्वास जागृत हुआ, वोट आने लगे, तो उन्हें अपने मूल सीट पे जाना चाहिए ना, जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां जाए ना। बाहर जाके यहाँ चुनाव लड़ना, जिस तरीके से आप कह रहे हो मोरपाल स्थानीय था, वो चुनाव लड़ रहा है। प्रमोद भाई जैन को बाहर से लाके फिर आप चुनाव जिता रहे हो। प्रमोद जैन भाई स्थानीय है और यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस से, और 2008 में 29,000 मतों से जो है बीजेपी को हराया। 2013 में हारे तो मात्र 3,000 वोटों से हारे। 2018 में जीते तो वापस 34,000 वोटों से जीते, और वापिस हारे कंवरलाल मीणा से तो मात्र 5800 वोटों से हारे। तो कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाई मजबूत तो है ही है। मजबूत तो 100% है भाई। कांग्रेस ने वहाँ काम किया है लगातार। जो 1998 के बाद अशोक गहलोत की सरकार में वो मंत्री भी रहे, उनके साथ मिलकर काम भी किया जनता के लिए। जनता के लिए काम किया तो जनता को दिखता है। एक बार मैं, एक बार तू वाली स्थिति देखो ना आप, एक बार वो जीतता है बीजेपी, एक बार कांग्रेस जीत रही है वहाँ पे। ये स्थिति प्रमोद भाई जैन के साथ हो रही है। एक बार मौका मिलता है, एक बार हार जाते हैं। तो अधिकांश सीटों पर अभी हो रहा है। पर आपको लगता है ये जो अंतिम राउंड, क्योंकि राउंड काफी हो चुके हैं, पर अभी भी राउंड
अभी भी जो है राउंड बाकी है। आपको लगता है कि कुछ नतीजे परिवर्तित हो सकते हैं, बीजेपी आगे आ सकती है या नरेश मीणा आगे आ सकते हैं? क्योंकि प्रमोद जैन भाई ने अच्छी खासी लीड तो ली है। देखो जब लीड, अब आप कह रहे हो कि 10 राउंड काउंटिंग हो गई, तो अब इस मौके पे ये कहा जा सकता है कि लीड कम की जा सकती है, लीड को बदला नहीं जा सकता। नरेश मीणा आगे आएंगे ये पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है, बीजेपी आगे आएगी वो नजर नहीं आ रही है। नहीं, बट ज्यादा लीड नहीं है, 7,000 की लीड है और 7,000 की लीड को ज्यादा लीड नहीं मानी जाती है। अगर किसी एक क्षेत्र से, अगर किसी एक बूथ से कोई खुलती है मतपेटी, तो निश्चित ये 7,000 की लीड टूट सकती है। 10 राउंड में 1000 वोट कम होता है तो लीड कम होती है, क्योंकि 7,000 की लीड है। आप समझिए 7,000 को मतलब एक तरफा मान नहीं सकते। नहीं, वो अब टक्कर तो होगी, अब टक्कर तो होगी निश्चित रूप से। 1000 जो 7,000 की लीड है वो आप, लेकिन जो जीतने वाला है ज्यादा मतों से नहीं जीतेगा, इससे तय है। बस ये तय है कि वोट का मार्जिन, जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम रहेगा, वो कम हो सकता है। लेकिन जीत अब तय है कि लगभग कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो उसके तय पाले में अभी दिख रही है। शुरू से लगातार कोई मिरेकल हो जाए तो वो जैसे क्रिकेट में होता है ना, मिरेकल बस हो जाए, चक्कर लग जाता है, तो मिरेकल हो जाए वो अलग बात है। बट अभी तक के जो 10 राउंड के रुझान है उससे तय है कि कहीं न कहीं कांग्रेस लीड कर चुकी है और कांग्रेस जीत रही है। निर्दलीय की भी उम्मीद मत करो आप। पर आपको लगता है ये क्या परिवर्तन लाएगा? अंता का परिणाम क्या परिवर्तन लाने वाला है? क्या लगता है कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, अंता का चुनाव, मैंने जिस तरीके पहले भी कहा है कि अंता चुनाव हारने के बाद बीजेपी को मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि आगे आपके सामने नगर निकाय के चुनाव है। अगर इस तरीके से आप विधानसभा मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है दिल्ली से लौटे हैं। एक बात मेरी है कि इस चुनाव का परिणाम से पहले कल ही मंत्रियों का इस्तीफा बीजेपी ने ले लिया, तो कहीं न कहीं उसकी वजह से चुनाव अंतों को लेकर था। देखिए, मन में विश्वास तो सबको होता है और भय भी सबको होता है। नहीं, जिस तरह से तो जिस तरीके से वोट बैंक CS को हटाया गया, CS को हटाना अलग पॉलिटिक्स है। चुनाव के बाद हटाया गया और मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया। क्या क्या पता डेमोनेशन हुआ है, आईएएस अधिकारियों पर कटाक्ष करना, आईएएस अधिकारियों पर कब किसकी आवश्यकता है, उसके पोटेंशियल को कहाँ जरूरत है, ये भी हो सकता है उसको प्रमोशन मिला हो, उसको दिल्ली में बुलाया गया हो, ये भी हो सकता है। सामाजिक कल्याण विभाग भी तो छोटा विभाग क्लियर नहीं है, जनता से जुड़ा हुआ डायरेक्ट विभाग है और सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि चीफ सेक्रेटरी को यहाँ से उठा के सामाजिक कल्याण भेज दिया तो वहाँ उनको डिमोशन नहीं कर सकते, क्योंकि समाज अधिकांश योजनाएं समाज कल्याण विभाग से जुड़ती है, चाहे वो दिव्यांगों की हो, चाहे वो निःशक्त जन की हो, चाहे वो गरीब आदमी की हो, सारी योजनाएं सामाजिक कल्याण विभाग से चलती है, चाहे वो छात्रवृत्ति की योजना हो। तो सरकार को बेटर ये लगा, हो सकता है कि यहाँ से बनिस्पत ज्यादा उनकी आवश्यकता वहाँ पर है काम करने की। मेरा कहने का मतलब है इस चुनाव को लेकर जिस तरह से राजस्थान में सुबुगाट वर्तमान सरकार को हुई, क्या ये पहले से इनको भय था? मेरा सवाल ये भय का तो कह नहीं सकते कि भय था या नहीं था, लेकिन मन में डर तो जरूर था, क्योंकि उपचुनाव में जीत रहे हो और आपने सारी पूरी सरकार डर नहीं होता तो सरकार को वहाँ खड़ा कर दिया, सरकार को वहाँ खड़ा कर दिया। आप अभी की बात कर रहे हो, इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे, जो आपने मंत्री बना रखा था, वो गंगानगर वाली सीट से मंत्रिमंडल मंत्री बनाया, 6 महीने बाद वो चुनाव हार गया था उपचुनाव में। उसमें भी सरकार की किरकिरी हुई है ना कहीं 6 महीने, मतलब अभी तो 2.5 साल हो गए सरकार को, उस समय 6 महीने में सरकार क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? हो सकता है कि अब इस चुनाव के बाद बीजेपी कहीं न कहीं जो सेंट्रल जो संगठन है इनका, केंद्रीय संगठन, वो कहीं न कहीं मंथन करे, कहीं न कहीं जिस तरीके से मंत्रियों पर लगातार आप जो कह रहे हो सोशल मीडिया पर आक्षेप लग रहे हैं, चाहे किसी के रिश्तेदारों पर आक्षेप लग रहे हैं, किसी के भूमि घोटाला में नाम आ रहे, किसी के भ्रष्टाचार में नाम आ रहे, तो सरकार को मंथन करना चाहिए। किरोड़ी लाल जी जो है जगह जगह जाकर छापे मार रहे हैं, मंत्री खुद छापे मार रहे हैं, तो आप ये मान के चलो अधिकारी क्या करे? इसका मतलब अधिकारियों पर कमांड नहीं है सरकार की। अगर कमांड होती तो मंत्रियों को यूं जाके छापे नहीं मारने पड़ते। नहीं, ये तो लगातार हनुमान बेनीवाल कह ही रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री के अगर सीट पे नोट लिख के अगर अधिकारी दे देता है तो इससे बड़ी तो कोई शर्मनाक हो नहीं सकती। एक रुतबा था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, कोई अधिकारी के सामने आंख दिखा दे तो उसको बुखार आ जाता था। ये सत्य घटनाएं हैं और राजस्थान में हुई है। लेकिन अभी जिस तरीके से अधिकारियों पे कमांड होनी चाहिए, वैसे सरकार की कमांड नहीं है। तो जब भी तो कह रहा हूँ सरकार को कमांड नहीं है, इसीलिए अब मंथन होगा, 100% होगा। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि लगातार जो है इस्तीफे मांगे गए हैं मंत्रियों से और मंत्रिमंडल में चर्चा तो कई बार होती है ना कि मंत्री बदलने वाले हैं। लगातार हम 2.5 साल से सुन रहे ना, पहला मंत्रिमंडल बना, उसके बाद कुछ मंत्री जो विधायक नाराज हुए तो ये लगा कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको नहीं बनाया गया मंत्री। फिर थोड़ा दौर चला, 6 महीने और निकले, फिर कहा गया अब मंत्रिमंडल बदला होगा, फिर नहीं हुआ, फिर और 6 महीने बाद क्या अब होगा, नहीं हुआ, अब फिर कह रहे होगा। अब लग रहा है कि कल जिस तरीके फिर से कह रहे हैं राजस्थान में हास्यास्पद बातें हो रही है। इसी की कार्रवाई
कुल मिला के कहा जा सकता है कि अंता चुनाव राजस्थान सरकार के लिए सभा को धन्यवाद देते हुए कि मुझे भी इस अवसर पर जाट और गुर्जर में ज्यादा अंतर नहीं, हमारे मूल, हमारी जड़ें एक, हमारी परंपरा एक, हमारा इतिहास समान, और इसीलिए मैं आज आप सबका इस मंच से आभार व्यक्त करते हुए यह आह्वान करना चाहता हूं, अपनी गौरवशाली विरासत को समेट वर्तमान की चुनौतियों से लड़े और भविष्य के लिए न केवल जाट, इस मुल्क के आम आदमी के लिए एक प्रबल और सशक्त मार्ग का निर्माण करें। वो काम करेगी आने वाली पीढ़ी, और मैंने कहा है उस पीढ़ी को आज मंत्र दे दो, अब हम वीरता नहीं विवेक के रास्ते पर चलेंगे, अब हम विरासत से प्रेरणा, वर्तमान का संकल्प और भविष्य की चुनौतियों से एक सशक्त मार्ग बनाएंगे। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने कहा था, आजादी केवल गुलामी से नहीं, आजादी आर्थिक चुनौतियों से, आजादी सामाजिक चुनौतियों से, आजादी राजनीतिक सारी चुनौतियों से। हमने 100 साल में उन सारी चुनौतियों से लड़कर एक जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वो दिन हिंदुस्तान के इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा, जिसे हम जाट महासभा का 200वां राष्ट्रीय अधिवेशन, 200 जाट महासभा का अधिवेशन कहकर पुकारेंगे।